Hello students, welcome to virtual class by Municipal Corporation of Greater Mumbai. Today we are going to learn English. बच्चों वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। वेलकम टू वर्चुअल क्लास। माई सेल्फ सागर वसंत महाले, योर स्टैंडर्ड 9th English teacher, and today as usual I am going to teach you a new chapter of our standard 9th English syllabus. So students, let me remind you that in the last video we have seen the play. प्ले नाम का एक चैप्टर हमने पढ़ा था जिसमें एक ड्रामा था। उस ड्रामा में बहुत से कैरेक्टर्स थे और उसकी स्टोरी भी आपको आधी पता है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो जरूर पहले प्ले पार्ट 1 सर्च करें, वो वीडियो देखें और फिर ये पार्ट 2 का वीडियो हम देखेंगे। स्टैंडर्ड 9th इंग्लिश हिंदी मीडियम 2.5 यूनिट 2 का फिफ्थ चैप्टर प्ले, जिसका पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट 2 देखने वाले हैं। लेकिन पार्ट 2 की शुरुआत करने से बच्चों हम जरा पार्ट 1 को एक शॉर्ट 2 मिनट्स में फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि आखिर पार्ट 1 में हमने क्या देखा था। ऑफ पार्ट 1। तो सबसे पहले सीन 1 में हमने देखा कि दो द्वारपाल यानी दो सिपाही जो गेट पे खड़े रहते हैं वो आपस में बात कर रहे थे कि कितना बोरिंग जॉब है, आज कोई ड्रामा होना चाहिए। और फिर वहां पे डिसाइपल यानी एक शिष्य आता है, घनघोर जंगल के एक बड़े साधु महाराज के जो शिष्य थे वो वहां पर आते हैं। फिर राजा जी का आगमन हो जाता है दरबार में। फिर राजा जी आने के बाद में सबसे पहले कंप्लेंट के सुनने की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले कंप्लेंट लेके आते हैं हमारे चोर महाशय, जिनका मानना है कि हम बड़े ईमानदार और मेहनती चोर है और हम अपना काम कर रहे थे, लेकिन मेरा जो दोस्त था वो भी एक चोर ही था। और वो दोस्त जिस घर में हम चोरी करने गए थे उस घर के दीवार में हमने बड़ा सा छेद किया था और वो दीवार में छेद करने के वजह से वो दीवार गिर पड़ी और उस दीवार के नीचे दब के मेरा दोस्त मारा गया। तो इसीलिए चोर महाशय कहते हैं कि जो मर्चेंट का जो घर था, इतना कमजोर घर बनाने की जुर्म में उसे सजा मिलनी चाहिए। फिर राजा जी ने मर्चेंट जी को बुलाया। मर्चेंट जी कहते हैं कि राजा जी मेरी कोई गलती नहीं, मेरा कोई उद्देश्य किसी को मारने का था नहीं और इसीलिए ये गलती मेरी नहीं है, ये गलती घर बनाने वाली की है। क्योंकि जो दीवार बना रहा था उसने ये दीवार कमजोर बनाई और ये ऐसे भी नहीं कि मेरा घर पुराना हो चुका है, मैंने तो अभी हाल ही कुछ महीनों पहले ये घर नया बनाया था। अब मर्चेंट कहता है कि ये गलती मेरी नहीं है, ये गलती दीवार बनाने वाले की है। फिर ब्रिकलेयर को बुलाया गया। अब ब्रिकलेयर कहता है कि साहब जी माफ कीजिए, लेकिन ये गलती मेरी नहीं है, क्योंकि मैं तो दीवार जैसे हमेशा बनाता हूँ वैसे ही बनाता हूँ। लेकिन जो मॉर्टर मेकर था यानी जो ईंटें बनाने वाला था, उसने ईंटों को बहुत कमजोर बना दिया था ज्यादा पानी मिलाकर। अगर वो ज्यादा पानी नहीं मिलाता तो मेरी ईंटें इतनी जल्दी कोलैप्स नहीं होती, मेरी वॉल जो है वो इतनी जल्दी नहीं गिरती। तब राजा जी कहते हैं कि ठीक है, चलो तुम्हारी बात भी मान लेते हैं, अब मोटर मेकर को बुलाया जाए। फिर आए मोटर मेकर। अब मोटर मेकर जी कहते हैं कि साहब जी माफ करो, मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज मुझे बख्श दो, मुझे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, उनकी परवरिश कैसे करूं। राजा जी एकदम से भड़क कर बोले, भाई तुम्हारी लापरवाही की वजह से एक की जान गई है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी और जान के बदले जान, यही हमारे अंधेर नगरी का कानून है। तब मोटर मेकर कहा कि मेरी बात तो सुन लीजिए जनाब, मेरी गलती थी ही नहीं। मैं ईंटें हमेशा से बनाते आया हूँ और आज तक मेरी ईंटों की कभी कंप्लेन नहीं आई। लेकिन इस बार मैंने एक नया घड़ा लिया था यानी मटका लिया था, जिससे मैं पानी मिला मिलाकर ईंटें बनाता था। लेकिन वो मटका जो था वो बहुत डिफेक्टिव पीस था। उसका जो मुंह था बहुत चौड़ा और बहुत बड़ा था। मैं थोड़ा सा पानी डालने जाता तो ज्यादा पानी गिर जाता और इसीलिए ईंटें कमजोर बनी। अब फिर राजा जी को उसकी बात पे भी यकीन हो गया और मोटर मेकर ने कहा, तो ये जिसने आपको घड़ा बेचा है उस घड़े वाले को यानी कुम्हार को पेश किया जाए। तब सेवक जाते हैं, सिपाही जाते हैं और पॉटर को लेके आते हैं। अब पॉटर जी जब आए, तब पॉटर जी कहने लगे कि माफ करना साहब जी, माफ करना मेरे नोबल किंग, ये मेरी गलती नहीं है। मैं तो अपने मटकों का काम हमेशा करता हूँ, आज तक मैंने कोई भी किसी को डिफेक्टिव पीस नहीं बेचा है या फिर मुझसे कभी भी डिफेक्टिव पीस नहीं बना है। लेकिन जिस दिन में ये मटका बना रहा था और मटका बनाते बनाते बस कंप्लीट ही हो रहा था और उसके मुंह को शेप देना चालू था, मटके के मुंह को शेप देना चालू था, उस वक्त ही क्या हुआ कि वहां से जो हमारे मनी लेंडर है यानी जमींदार पैसे देने वाले, उनकी जो बेटी है वो वहां से वो
गुजर रही थी और उनकी बेटी ने पैरों में एकदम छनछनाती हुई पायल पहनी थी और चलते-चलते उस पायल की छन 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 मधुर सी आवाज में मेरा मन रम गया। मैं मंत्रमुग्ध हो गया, मेरा ध्यान हट गया, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया और उसी कारण से इस मटके का जो मुंह था वो बड़ा बन गया। अब राजा जी को और गुस्सा आया। चलो एक और आरोपी मिल गया तो ठीक है, मनी लेंडर की बेटी को पेश किया जाए। अब मनी लेंडर अपनी बेटी के साथ आए और मनी लेंडर ने राजा जी से कहा कि राजा जी, मेरी बेटी की शादी अगले सोमवार को है, तो प्लीज उसे बख्श दे। उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो बस वहां से गुजर रही थी। उसका उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं था कि वो पॉटर को यानी कुम्हार को डिस्टर्ब करे। लेकिन राजा जी एक ना माने। राजा जी नहीं कहते कि नहीं नहीं, आपकी बेटी की वजह से एक बंदे की आज जान गई है तो उसे सजा तो जरूर मिलेगी। और मनी लेंडर जी हाथ जोड़ते रहे, विनती करते रहे। उतने में मनी लेंडर की जो बेटी थी, डॉटर, उसने कहा कि ओफो पिताजी, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं, जबकि मेरी गलती थी ही नहीं। राजा जी मुझे सजा दे ही नहीं सकते। तब राजा जी ने पूछा, कैसे, तुम्हारी गलती कैसे नहीं है? तब मनीलैंडर की डॉटर ने कहा कि मेरे राजा जी, मैं जब वहां से गुजर रही थी, मैं एक्चुअली गोल्ड स्मिथ यानी सोनार की दुकान पर जा रही थी। और सोनार की दुकान पर इसलिए जा रही थी क्योंकि अगले सोमवार को मेरी शादी है। और मेरी शादी है, इसीलिए तो वो सोनार मुझे जल्द से जल्द मेरे जेवरात दे ही नहीं रहा था। इसीलिए मुझे वहां पर जाना पड़ा। और मैं क्या करूं राजा जी, सोनार की दुकान पर जाते जो रास्ता है, उसी रास्ते में इस कुम्हार की दुकान पड़ती है। मैं तो अपने घर के बरामदे से कभी बाहर भी नहीं निकलती। उस दिन बहुत जरूरी काम था, इसीलिए मुझे निकलना पड़ा। तो मेरे ख्याल से गलती सोनार की है। अगर वो वक्त पे मुझे मेरे जेवरात दे देता तो मुझे सोनार के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और अगर मैं सोनार के पास नहीं जाती तो फिर पॉटर का खेल जो काम था वो खराब नहीं होता। तो मेरे ख्याल से गोल्ड स्मिथ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्राइम, सो ही शुड बी पनिश्ड। अब राजा जी ने कहा कि ठीक है, हमें इस लड़की की बातों को यकीन है, जल्द से जल्द जाइए और सोनार को बुला कर लाइए। तो यहां पर हमारा पार्ट 1 खत्म हुआ था। अब सीन 2 पार्ट 2 में हम देखेंगे, जब गोल्डस्मिथ दरबार में आता है तब राजा जी उससे कैसे सलूक करते हैं और अगर गोल्डस्मिथ भी शायद कोई अगला बहाना दे दे। आइए देखते हैं। अब जैसे ही गोल्डस्मिथ दरबार में आता है, सेकंड गार्ड exits and returns with the goldsmith. गोल्डस्मिथ कहता है इन अ क्रैंकी टोन, डरी हुई आवाज में, ओ नोबल किंग, आई बेग ऑफ यू, हाउ कैन यू गिव मी सच अ हार्श सेंटेंस? आई वॉज merely following your orders to the letter. You commanded me to set aside all my work and get the queen's ornaments ready before her highness's birthday. अब यहाँ पर पासा उल्टा पड़ गया। एक के बाद एक के बाद एक के बाद इल्जाम इसका उस पे, उसका उस पे, उसका उस पे लगाने के बाद आखिर में गोल्डस्मिथ ने कहा कि साहब, मेरी क्या गलती है, मैं तो बस आपके दिए हुए कमांड को, आपके दिए ऑर्डर को ही तो फॉलो कर रहा था। जब से मैंने आपने मुझे लेटर भेजा है कि रानी साहिबा का जन्मदिन यानी वर्षगांठ नजदीक आ रही है और उनकी वर्षगांठ पर आपको उन्हें सोने के, हीरों के जवाहरात गिफ्ट करने थे। आपने मुझे खत लिखा था पर्सनली कि आपके हाथ में अभी जितने भी काम है सबको बाजू में करके सबसे पहले मेरी वाइफ यानी रानी साहिबा के ऑर्नामेंट्स पे यानी जेवरातों पर काम किया जाए। मैं तो बस अपने ऑर्डर फॉलो कर रहा था। इसमें मेरी क्या गलती है कि अगर मैं उस मनी लेंडर की बेटी को उसके जेवर टाइम पे नहीं दे पाया? तब मनी लेंडर गोल्डस्मिथ ये भी कहने लगा, सो देयर हैज बीन अ डिले इन मेकिंग दिस लेडीज ब्राइडल ऑर्नामेंट्स। इन द नेम ऑफ जस्टिस, योर हाइनेस, पार्डन मी, स्पेयर माय लाइफ, आई वाज जस्ट फॉलोइंग योर हाइनेस ऑर्डर्स। अब यहाँ पर मनी गोल्डस्मिथ कहता है कि सर, मैं बस आपका ऑर्डर ही फॉलो कर रहा था, इसीलिए मैं मनी लेंडर की जो दुल्हन के जो जेवर होते हैं वो बनाने में मुझे टाइम लग गया। प्लीज
इंसाफ के नाम पर योर हाइनेस मेरी लाइफ को स्पेयर कर दी जाए, मेरी जान को बख्श दी जाए, मुझे माफ कर दिया जाए। मैं तो बस आपके ऑर्डर ही तो फॉलो कर रहा था सर। अब इस पर राजा जी का जवाब क्या था? राजा जी कहने लगे, नॉट अनदर वर्ड, योर एक्सक्यूज डज नॉट होल्ड गुड टू द गार्ड, टेक द गोल्डस्मिथ अवे टू द गैलोज एंड हैंग हिम एट वंस। अब राजा जी गुस्से में आ गए। नहीं नहीं नहीं, अब बहुत बहाने हो चुके सबके, अभी कोई अदर एक शब्द भी नहीं सुना जाएगा, कोई एक्सक्यूज नहीं सुनी जाएगी, कोई बहाना मंजूर नहीं किया जाएगा। गार्ड्स की तरफ देखते हुए राजा जी ने हुक्म दिया, इस गोल्ड स्मिथ, इस सुनार को लेके जाओ गैलोस के यहाँ पर, और अभी के अभी इसे टांग दो, इसे फांसी की सजा तुरंत सुना दो। आगे क्या? तो आगे ये हुआ, मनी लेंडर कहने लगा, हैव मर्सी ओ जनरस किंग, आई फॉल एट दाई फीट, प्लीज फॉरगिव मी, जस्ट वंस, दिस टाइम लेट मी लिव, आई हैव। वो अपनी आजीजा करते जा रहा था, रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट किए जा रहा था कि ओ राजा, तुम कितने दयावान हो, आपकी चर्चे पूरे दुनिया में कितने मशहूर है, आप कितने दयावान हो, मैं आपके कदमों पर अपना सर रखता हूँ, मैं आपके पैरों पर अपनी नाक रगड़ता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दिया जाए, मेरी जान न ली जाए, मुझे जीना है, मुझे जिंदा रहना है, प्लीज प्लीज इस बार, सिर्फ दिस टाइम, जस्ट वंस, एक बार माफ कर दिया जाए, मैं आपके शिकायत का मौका फिर से कभी नहीं दूंगा। और ये मनाए जा रहा है, मनाए जा रहा है, लेकिन राजा टस से मस ना हुए। राजा जी ने कहा, नन ऑफ दिस एनीमोर, टेक हिम अवे एट वंस, लेट हिम हैंग टू डेथ। जोर से चिल्लाते हुए राजा जी ने कहा, बिल्कुल भी, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है तुम्हारी बात, अभी के अभी। गार्ड्स को देखते हुए राजा जी ने कहा, अभी के अभी इसे गैलोस की तरफ लेके जाओ, और अभी के अभी इसे फांसी पर चढ़ा दो, यही आपकी सजा है। अब आगे क्या हुआ? Two guards drag the wailing goldsmith away. Courtiers and others whisper to one another out of shock. Soon the guards return with the goldsmith and the hangman. दो जो गार्ड्स थे वो गोल्डस्मिथ को खींचकर वहां सर कोर्ट से बाहर लेके गए, और जो कोर्टियर्स थे, वहां पे दरबारी लोग थे, बाकी जो लोग थे, आपस में खुसफुस करने लगे, एक दूसरे को शौक की नजर से देखने लगे, और उन्हें ताज्जुब होने लगा कि आखिर गुनहगार मिल गया, आखिर राजा ने न्याय कर दिया। किसी को न्याय शायद पसंद था, किसी को नहीं पसंद था, सबकी गपशप चल रही थी, सब मर्मरिंग साउंड्स प्रोड्यूस कर रहे थे। सून द गार्ड्स रिटर्न विद द गोल्डस्मिथ एंड द हैंगमैन। जैसे ही आप देख सकते हैं कि कैसे गार्ड्स गोल्डस्मिथ को वहां से गैलोस की तरफ लेके जा रहे थे, लेकिन उसके तुरंत बाद वहां पर हैंगमैन इन्हें फांसी की सजा देने वाला जो हैंगमैन होता है, उसके साथ वो दोनों गार्ड्स और गोल्डस्मिथ भी वापस लौट आए। अब राजा जी को और गुस्सा आया। राजा जी ने कहा, व्हाट, why have you not carried out my orders? Hang the goldsmith at this moment or else you will suffer the same punishment. अब यहां पर राजा जी कह रहे हैं, क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बात नहीं मानी तुमने? मैंने आपको कहा था कि इस गोल्डस्मिथ, इस सुनार को अभी के अभी फांसी की सजा दी जाए। आप इसे वापस क्यों लेके आए कोर्ट में? अगर आपने अभी के अभी इस गोल्डस्मिथ को फांसी के फंदे पर नहीं लटकाया, तो आप सबको मैं फांसी के फंदे पर लटका दूंगा। अब हैंगमैन कुछ कहना चाहता है। हैंगमैन राजा जी से ये कह रहा है, होल्डिंग अ नूज इन हिज हैंड। नूज का मतलब क्या होता है? फंदा। फांसी का फंदा अपने हाथ में लेके हुए हैंगमैन ये कह रहा है, अ थाउजेंड अपॉलॉजीज ओ ग्रेट किंग, बट दिस नूज डज नॉट फिट द गोल्डस्मिथ नेक, इट इज टू लूज। अब यहाँ पर हैंगमैन कह रहा है, अपनी परेशानी बता रहा है कि मैं आपसे कोटि कोटि क्षमा मांगता हूं मेरे राजा, ओ ग्रेट किंग, लेकिन ये जो फांसी का फंदा है, ये सुनार के गले में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रहा है। ये फंदा काफी बड़ा है, और अगर मैं इससे लटकाऊंगा तो वो फांसी नहीं हो पाएगी, और वहां से फिसल कर गोल्डस्मिथ नीचे गिर जाएगा, तो फांसी की जो सजा है वो सजा पूरी नहीं होगी। अब आप ही बताइए राजा जी, मैं क्या करूं? तब राजा जी ने एक अजीबो गरीब सोल्यूशन दिया, और वो सोल्यूशन था, देन ट्राई इट अराउंड एवरीवन्स नेक हियर, पॉइंटिंग टू द सब्जेक्ट्स, एंड सी हु इट फिट्स, whosoever has a neck of the size of the noose must be hanged. अब दरबार में जितने भी लोग खड़े थे, उन सारे लोगों को की तरफ देखकर राजा जी ने कहा, चोर से लेकर पूरा यहाँ पे गोल्डस्मिथ तक जितने भी लोग हैं,
कौन कौन था? चोर था, मर्चेंट था, मोटर मेकर था, ब्रिकलेयर था। सबके गलों में ट्राई करके देखो, जिसको भी फिट आएगा उसको फांसी पे तुरंत लटका दो। वही सच्चा न्याय होगा ऊपर वाले के हाथ में। अब ये अजीबोगरीब सोल्यूशन देख के तो सब डर गए। अभी तक सब लोग ये समझ रहे थे कि चलो मैं बच गया, मैंने अपना इल्जाम किसी और पे डाल दिया, चलो मैं बच गया, मैंने अपना इल्जाम किसी और पे डाल दिया। लेकिन अब ये क्या, अब तो ये तो एक बोलते हैं ना लॉटरी टिकट जैसे हो गया। एक चिट निकालो जिसमें जिसका नाम उसकी मौत। तो अब वैसे हो गया, ये फंदा जिसके गले में फिट आएगा वो ही फांसी पे चढ़ेगा। सबके सब डरने लगे। देखते हैं आगे क्या हुआ। अब हैंगमैन वहां पर खड़ा था, एक एक करके सारे लोग आते गए। Hangman tries the noose on many of the subjects waiting for justice. They spurn and resist, but the hangman, with the help of the guards, overpowers them. Finally, the noose fits the disciple. अब यहाँ पर हैंगमैन एक एक करके सबको नूज पहनाए जा रहा था, और जो मान नहीं रहे थे तो गार्ड्स की मदद से जबरदस्ती पहना रहा था। सबसे पहले चोर के गले में डाल के देखा, नहीं फिट आया, चोर चली गया। फिर मर्चेंट आया, मर्चेंट के गले में भी डाल के देखा, वहां पर भी लूज हो गया। फिर उसके बाद ब्रिकलेयर जी आए जो घर की दीवार बनाते हैं, वो आए। फिर उनके गले में फंदा डाल के देखा, वहां पर भी कोई यश प्राप्ति नहीं हुई। उसके बाद मोटर मेकर आए जो ईंटें बनाते हैं, उनके गले में डाल के देखा फांसी का फंदा, लेकिन फिर भी यहाँ पर उन्हें सही माप का गला नहीं मिला। अब उसके बाद आए पॉटर यानी कुम्हार। अब ये कुम्हार जी के गले में जब उन्होंने फंदा डाला, फिर भी वहां पर उन्हें अपयश ही मिला। मतलब वो फंदा पॉटर के नेक से भी फिट नहीं हो रहा था। उसके बाद मनी लेंडर की डॉटर आई, मनी लेंडर की डॉटर के गले में भी उन्होंने फंदा डाल के देखा, फिर भी फंडा फिट नहीं आया। उनके बाद मनी लेंडर खुद आए, उनके गले में भी डाल के देखा, अब जबकि मनी लेंडर की कोई गलती ही नहीं थी। लेकिन राजा जी ने कहा है दरबार में जितने भी लोग हैं ट्राई करो सब पे। अब मनी लेंडर के गले में ट्राई किया, मनी लेंडर तो मन ही मन यही सोच रहा था कि अरे गलती तो देखी जाए तो मेरी बेटी की थी, जिसकी मैं माफी भी मांग रहा था, मेरा तो कोई यहाँ पे सीन ही नहीं था, फिर भी मेरे गले में ट्राई कर रहे हो। अगर फिट हो गई तो मैं तो बेवजह मर जाऊंगा, मेरी तो कोई गलती भी नहीं। लेकिन फिर भी हैंगमैन ने किसी की नहीं सुनी, वो सबके गले में ट्राई करता गया, और आखिर में उन्हें एक बंदा मिल गया। और वो बंदा कौन था? जो स्टार्टिंग में आया था ना फर्स्ट सीन में, डिसाइपल, घनघोर जंगल के जो बड़े साधु महाराज थे उनका शिष्य। अब वो तो कह रहा है कि भाई मेरा तो इस सीन में कोई है ही नहीं, तुम मेरे गले में कैसे डाल सकते हो फंदा? तब हैंगमैन ने कहा, आहा योर हाइनेस, इट फिट्स एट लास्ट। अब डिसाइपल कह रहा है कि अरे भाई ये क्या कर रहे हो, मेरा इसमें कोई सीन नहीं है, मेरा इसमें कोई भी लेना देना नहीं है, मैं तो आज पहली बार इस अंधेर नगरी में आया हूँ, मैं तो राजा जी के दर्शन करने आया था यहाँ पर कोर्ट में, मेरी क्या गलती है? हैंगमैन कहाँ सुनता है। अब हैंगमैन ने और डिसाइपल ने कहा कि बट उसे तो कुछ बोलने का मौका ही नहीं दे जा रहा था। हैंगमैन जबरदस्ती उस पे फांसी का फंदा लगाने के लिए फोर्स कर रहा था। अब राजा जी कहने लगे, आह जस्टिस एट लास्ट, टेक हिम टू द गैलोज विदाउट फर्दर डिले। अब राजा जी कह रहे हैं, खुश हो गए, आहा आखिर इंसाफ मिल ही गया, तुरंत इसे गैलोज की तरफ लेके जाओ, और डिले नहीं करना है, और देरी नहीं करनी है। अब हैंगमैन एंड गार्ड्स फोर्स द प्रोटेस्टिंग डिसाइपल आउट। अब हैंगमैन और गार्ड्स क्या करते हैं, उस डिसाइपल को कोर्ट के बाहर लेकर जाते हैं। Justice delayed is justice denied. Andher Nagri prides itself on prompt action. Our actions speak louder than words. अब राजा जी कहते हैं कि जब इंसाफ मिलने में देरी हो जाती है, वहां पर ऐसा समझा जाना चाहिए कि इंसाफ वहां पर नहीं होता, इंसाफ तुरंत मिलना चाहिए। और अंधेर नगरी का ये उसूल है, ये कानून है कि यहाँ पर इंसाफ सही तरीके से होता है। देखिए कि क्या ये सही इंसाफ था? नहीं। लेकिन राजा जी पता नहीं अब कैसे थे, वो उनका मानना है कि अंधेर नगरी अगर किसी चीज पे गर्व करती है तो वहां के इंसाफ के कानून पर गर्व करती है।
हमारे एक्शंस हमारे शब्दों से ज्यादा लाउडर होते हैं। कहावत है ना, आवर एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो उस तरीके से वो खुद पे गर्व महसूस कर रहे थे, अंधेर नगरी के राजा होकर अंधेर नगरी पर गर्व महसूस करना, लाइक इट वाज अ वेरी नाइस थिंग फॉर द किंग। अब voices and shouts heard from outside. All re-enter in a rush with another elderly man. थोड़े आवाजें और थोड़ी चिल्लाने की आवाजें बाहर से सुनाई दी। सारे लोग जो थे एक के पीछे एक अंदर आने लगे और वहां पर एक नया बूढ़ा सा आदमी वहां पर नजर आया इनको, राजा जी को। अब जैसे कि आपने देखा, एक एक करके सारे लोग आए और वहां पर एक बूढ़े व्यक्ति जो साधु के भेष में थे वो भी थे। तब राजा जी ने पूछा, I beg your pardon, your highness, but we are confused indeed. This old man rushed towards us as we were about to hang the young stranger and begged and pleaded that he should be hanged instead. पहले गार्ड ने क्या किया? मैं आपसे माफी चाहता हूं मेरे राजा, लेकिन हम यहाँ पर कंफ्यूज हो चुके हैं। हम जब इस बंदे को यानी डिसाइपल को फांसी की सजा देने गए, तब ये बूढ़ा आदमी वहां पर पता नहीं कहां से दौड़ते दौड़ते आ गया और उसने कहा कि इस मेरे ये जो आदमी है, इसको फांसी देने से अच्छा तुम एक काम करो, मुझे फांसी दे दो। अब हम कंफ्यूज हो गए। अब ये हमारे सामने हाथ जोड़ने लगा, पांव पड़ने लगा, भीख मांगने लगा, प्लीज प्लीज बोल के कहने लगा कि प्लीज मुझे फांसी पे चढ़ाओ, इन्हें फांसी पर मत चढ़ाओ। दूसरा गार्ड बोला, एट फर्स्ट वी थॉट द ओल्ड मैन हैड लॉस्ट हिज मेंटल बैलेंस। व्हाट सेन मैन वुड विश टू सफर सच अ ड्रास्टिक डेथ विलिंगली। दूसरा गार्ड ने कहा कि पहले तो हमें लगा कि ये ओल्ड मैन जो है ये मेंटल हो गया है, क्योंकि ऐसा कौन सा आदमी इस दुनिया में है जो खुद से मौत की सजा मांगेगा। सही है ना? ऐसा कौन सा आदमी है जो खुद से अपनी अपनी मौत की सजा खुद मांग लेगा कि हाँ भाई मुझे फांसी पर चढ़ना है? ऐसा कौन हो सकता है? और इसीलिए हम थोड़े कंफ्यूज हो गए हैं। फिर से फर्स्ट गार्ड ने कहा, बट दिस यंग मैन सेज दैट ही इज अ वाइज एंड लर्न सेज फ्रॉम द फॉरेस्ट yonder एंड ही हिमसेल्फ वाज दिस मैन्स डिसाइपल। लेकिन काफी देर बहस करने के बाद ये जो जिसे हम फांसी देने गए थे, ये इसका कहना है कि ये जो बूढ़े आदमी है वो कोई पागल आदमी नहीं है, बल्कि वो सबसे वाइजेस्ट पर्सन है, सबसे होशियार और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। ये हमारे गुरु हैं और ये घनघोर जंगल में इनका मठ है और मैं इनका शिष्य रह चुका हूं, बल्कि मैं इनका शिष्य हूं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इनकी बातों को मजाक में न ले, आप एक बार राजा जी से बात कर ले। तो इसीलिए हम आपके पास कोर्ट में वापस आए हैं। तब सेज जो साधु थे उन्होंने कहा, ओ नोबल किंग, you are most generous. Be kind and allow me to be hanged in place of my disciple. I beg of you. तब सेज यानी साधु ने कहा कि ओ महान राजा, आप बड़े दयावान हो, आप बड़े जेनरस हो, आप थोड़ी मुझ पर दया कीजिए और मेरा जो शिष्य है उसकी जगह पर मुझे फांसी के फंदे पर चढ़ने दीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, भीख मांगता हूं, मेरे शिष्य को नहीं, मुझे फांसी पर चढ़ाइए। अब राजा जी, सारे कोर्ट के सारे लोग, गार्ड्स, हैंगमैन, इनफैक्ट वो शिष्य भी कंफ्यूज हो गया कि हमारे गुरु ऐसे क्यों कह रहे हैं, वो खुद क्यों मरना चाहते हैं। तब राजा जी थोड़ा सोच के पूछे, What a strange appeal! And why does such a wise and holy man wish to obstruct the course of justice? May I ask? अब राजा जी थोड़े चौंके हुए थे, थोड़े सरप्राइज हो गए थे और उनको बड़ा अजीब लग रहा था। ये जो अपील कर रहे थे सेज, अपील यानी जो दरख्वास्त कर रहे थे, जो रिक्वेस्ट कर रहे थे, उन्हें बहुत अजीब लगा ये सुनकर। उन्होंने कहा कि ऐसे क्यों कर रहे हो आप तो कहते हो कि आप लोग कहते हैं कि आप बड़े वाइज हो, आप बड़े
पवित्र इंसान हो, आप एक साधु हो, तो आप ऐसे क्यों करना चाहते हो? आप हमारे जस्टिस, हमारे न्याय की जो प्रक्रिया है, उसमें बाधा क्यों डाल रहे हो? क्या मैं आपसे ये जवाब जान सकता हूँ? तब साधु महाराज जी कहें, showing reluctance to let out his secret. अब यहां पर साधु महाराज एक नाटक कर रहे हैं। नाटक ऐसा कर रहे हैं कि वो बोलते बोलते ना लड़खड़ा रहे हैं। मानो कि किसी को अगर हमने ऐसे कहा ना कि अरे जाने दे तू नहीं समझेगा, और हम बार बार पूछते क्यूरियोसिटी से, नहीं नहीं बताना बताना क्या हुआ। नहीं नहीं जाने दे, तू यकीन नहीं करेगा, अरे नहीं प्लीज प्लीज बताना। ऐसी अभी चीज होने वाली है। रिलक्टेंस यानी वो ऐसे दिखा रहे थे कि मानो वो कोई सीक्रेट छुपा रहे हैं। तो उन्होंने कैसे कहा साधु महाराज ने, योर मेजेस्टी, द ट्रूथ इज, नो 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 नो, आई कैनॉट से इट। ऐसे उन्होंने एक्ट किया। अब राजा जी की क्यूरियोसिटी यानी उनका एक्साइटमेंट बढ़ गया सुनने के लिए कि भाई आखिर ये क्या छुपा रहा है। तब राजा जी ने पूछा, आई डिमांड एन एक्सप्लेनेशन इमीडिएटली, और आई शैल नॉट हैव यू हैंग्ड इन प्लेस ऑफ योर डिसाइपल। तो राजा जी ने कहा कि मुझे तुरंत एक्सप्लेनेशन चाहिए, मुझे तुरंत स्पष्टीकरण चाहिए कि आप क्या छुपा रहे हैं और आपको फांसी के फंदे पर क्यों चढ़ना है। अगर आप नहीं देंगे तो मैं अभी के अभी आपके शिष्य को फांसी के फंदे पर चढ़ा दूंगा और आपको नहीं चढ़ाऊंगा। तब साधु जी ने कहा, यू सी, it has been predicted by the great prophets. No, I shouldn't say this. ऐसे साधु जी ने कहा। मतलब आप जानते होंगे कि भविष्यवाणी हुई है, बड़े प्रॉफिट्स जो होते हैं उन्होंने कहा है। नहीं जाने दो, मुझे आपके सामने ये बातें नहीं करनी चाहिए। नहीं मैं आपको नहीं बता सकता सर, राजा जी मैं आपको ये बात नहीं बता सकता। राजा जी थोड़ा और चिढ़ गए और थोड़े और क्यूरियस भी हो गए। बड़े अनोइंग आवाज में उन्होंने कहा, स्पीक आउट एट वंस और योर डिसाइपल विल बी हैंग्ड। तुरंत मुझे जवाब चाहिए, वरना तुम्हारे शिष्य को अभी के अभी फांसी पर लटका दिया जाएगा। अब साधु महाराज क्या कहें। उन्होंने कहा, the great prophets have foretold that the one who will be hanged on this day in this kingdom shall shall become the next king and conquer many more nations. I want to become the next great king, your majesty, and reign over a greater country. ये सुनकर पूरा कोर्ट शांत हो गया। राजा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। क्या कहा साधु ने? साधु ने कहा कि कुछ सालों पहले प्रॉफिट्स जो होते हैं, प्रॉफिट यानी जो एक भविष्यवाणी करते हैं ना, वो प्रॉफिट होता है। तो वो प्रोफेसी बता रहे थे कि ये भविष्यवाणी और ये होने वाला है कि आज के दिन पे इसी राज्य में जो भी फांसी पर लटकेगा उसका पुनर्जन्म होगा और वो फिर से इस इसी किंगडम का राजा बनेगा। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आज मैं फांसी पर लटकूं, क्योंकि मुझे इस अंधेर नगरी का राजा बनना है। मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं इतना बड़ा अंधेर नगरी का राजा बनूंगा। और एक प्रोफेसी है, प्रोफेसी ये है कि आज के दिन पे इसी किंगडम में जो फांसी लेगा वो राजा तो बनेगा, लेकिन अभी अंधेर नगरी जितना छोटा है ना, उससे 10 गुना बड़ा अंधेर नगरी बनाएगा। बहुत बड़ा राजा बनेगा, उसके पास बहुत सारी संपत्ति होगी। राजा जी सुनकर, सारे दरबारी सुनकर, सारे लोग सुनकर हैरान हो गए कि आखिर ये माजरा क्या है। अब साधु जी ने इस बात में एक और बात ऐड की, आई विल गो डाउन इन हिस्ट्री एज अ फेमस रॉयल मोनार्क। द फ्यूचर generations will read about me and my greatness for millenniums to come. I shall never earn that fame if I remain a recluse, a sage. So do grant me this favor, O king, let me die at the gallows. अब साधु महाराज ने और चालाकी से कहा, थोड़ा बड़ा चढ़ा के, कि आज अगर मैं यहाँ पर मर जाऊंगा तो इतिहास गवाह होगा। मैं जब आगे फिर से पुनर्जन्म लेके जब मैं राजा बनूंगा तो मेरे चर्चे लाखों करोड़ों सालों तक होंगे। मैं इतना बड़ा राजा बनूंगा, इतने सारे किंगडम्स का मालिक बन जाऊंगा। और मैं ये तभी बन सकता हूँ अगर मैं आज यहाँ पर फांसी पर लटक के मर जाता हूँ। अगर आपने मुझे मरने नहीं दिया
तो मैं एक साधु की मौत ही मर जाऊंगा और पुनर्जन्म में मैं कभी राजा नहीं बन पाऊंगा। इसीलिए राजा जी मैं आपसे अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज मुझे आज फांसी पर लटकने दो। मुझे मरना है, मुझे इस अंधेर नगरी का राजा बनना है। अब काफी सोचते हुए एक डीप थॉट में राजा जी सोच रहे हैं। राजा जी ने कहा, द नेक्स्ट किंग एंड दिस किंगडम विल एक्सपांड, ग्लोरी फॉर मिलेनियम्स टू कम। Why no one but I should be entitled to this privilege? Guards, take me to the gallows and hang me at once without any delay. Hurry up. ये सोच के तो सबके होश उड़ गए, ये सुन के सबके होश उड़ गए। सब सोचने लगे, भाई ये राजा जी क्या बोल रहे हैं। राजा जी ने कहा सोचते सोचते, अच्छा नया राजा, किंगडम और भी बढ़ जाएगा, एक्सपांड होगा, लाखों करोड़ों साल तक मेरा नाम लोगों को याद रहेगा। तो क्यों ना इस साधु के बजाय मैं ही फांसी पे लटक जाऊं और मैं फिर से पुनर्जन्म लेकर इस अंधेर नगरी का नया राजा बन जाता हूं। और राजा जी को उस साधु की बातों पे यकीन हो गया और उन्होंने तुरंत गार्ड्स को ऑर्डर दिया, गार्ड्स चलो जल्द से जल्द मुझे गैलोज लेके चलो और अभी के अभी मुझे फांसी की सजा दो, मुझे बिल्कुल भी देरी नहीं चाहिए, हरी अप। Hurry up! Don't waste time. What a wonderful fate in my next life. A king once again. Goodbye world. Goodbye. See you again. और राजा जी बहुत ही खुश हो गए। चलो चलो जल्दी चलो, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो। वाह वाह वाह, क्या किस्मत है मेरी, मैं अगले जन्म में फिर से एक बार राजा बनूंगा। गुड बाय वर्ल्ड, गुड बाय। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस अंधेर नगरी में, फिर से एक बार राजा बन के। और इस तरह से राजा जी हैंगमैन और गार्ड्स के साथ गैलोस की ओर चले जाते हैं और यहाँ पर हमारा प्ले खत्म होता है। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हो कि एक बड़ा फनी प्ले था, किस तरह से वाइज सेज यानी चालाक जो होशियार बुद्धिमान साधु से कैसे सही न्याय हो पाया। तो आइए बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेकंड पार्ट प्ले का समझ आया होगा। और यदि आपने अभी तक बीएमसी एडू हिंदी स्टैंडर्ड 9 इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। Thank you students, this was our today's lecture and don't forget to press the bell icon as well as the subscribe button for more interesting videos. Thank you very much.